बच्चों, इतिहास के जानू श्रृंखला में आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। जैसे कि आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में सावधान की विद्या थी। तो क्या होता है ये सावधान और कितने प्रकार का होता है ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की सावधान विधि। सावधान का मतलब क्या होता है ये बताइए। सावधान विधि क्या मतलब होता है? सावधान का मतलब बिल्कुल अंतिम संस्कार जिसको कहा जाता है। तो हड़प्पा में ना 3 तरह के सावधान होते थे। ठीक है, तो पहला जो सावधान था, थोड़ा इसको जानते हैं हम लोग। पहला जो सावधान होता था उसे बोला जाता था आंशिक सावधान। ठीक है, जो क्या होता था? दूसरा होगा पूर्ण सावधान और तीसरा होता था कलश सावधान। तो पहला क्या होता था? आंशिक सावधान। एक एक करके हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। आंशिक सावधान। दूसरा जो था क्या होता था? एक होता था पूर्ण सावधान। और तीसरा जो होता था वो होता था कलश सावधान। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का ये जान लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग जानते हैं आंशिक सावधान। आंशिक सावधान का क्या मतलब कि मान लो कोई मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसे ले गए और ले जाकर के दफना दिया गया। ठीक है, ये होता था आंशिक सावधान। ठीक है, यानी कि और जो दफनाने की विधि थी उनका कैसा था? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी सर क्या होता था उनका? जैसे आंशिक समाधान में क्या होता था? सर हो गया उत्तर की तरफ और पैर हो गया दक्षिण की तरफ। यानी ये क्या हो गया? ये सर हो गया और ये पैर हो गया, ये उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें इसकी पूर्ण सावधान का मतलब, पूर्ण सावधान का मतलब क्या होता था? जैसे कि पूरे शरीर को जला दिया गया या पानी में दाह संस्कार कर दिया गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, विलीन हो गया पंच तत्वों में, उसे कहा जाता था पूर्ण सावधान। और तीसरा जो था वो था कलश सावधान, है ना। कलश सावधान का क्या मतलब था? कलश सावधान का मतलब ये होता था कि जैसे कि जैन धर्म ने अपनाया हुआ है अभी भी इस सावधान को। जैसे कोई डेथ हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो उसे ले जाकर के पहाड़ी पे छोड़ दिया जाता था। और जब उसके पूरे शरीर को गिद्ध और चील, जो भी जानवर है, जीव जंतु, वो पूरे शरीर को नोच नोच के खा गए। बचे हुए अवशेष को कलश में डाल करके रख देना, उसे ही कहा गया कलश सावधान। तो ये हड़प्पा में 3 तरह के सावधान के प्रावधान दिए गए थे जो कि हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब अगले वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे हड़प्पा की के टीलों को। ठीक है, हड़प्पा का वर्ग विभाजन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हड़प्पा का वर्ग विभाजन देखेंगे हम लोग, 2 भागों में देखेंगे। ठीक है, एक होगा पूर्वी टीला, ठीक है, और एक होगा पश्चिमी टीला। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी टीला 2 भागों में बटा हुआ था। तो क्या था पूर्वी और पश्चिमी टीला का रहस्य? क्या था, क्या चीजें थी, ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि पूर्वी टीला जो था ये नीचे बनता था, यानी इसके नीचे चबूतरे नहीं होते थे। जैसे मान लो घर बनाया जा रहा है, तो ये एक सिंपल सा घर बन गया। ठीक है, सिंपल सा घर बन गया यो, लेकिन सॉरी, पूर्वी टीला में होगा ये। ठीक है, पूर्वी टीला में ये घर बना दिया हमने। और ये पश्चिमी टीला में जब घर बनते थे तो यहाँ भी ऐसे ही घर होते थे, लेकिन इन घरों के नीचे चबूतरे होते थे। इन चबूतरों का क्या महत्व होता था? चबूतरों का महत्व ये होता था कि ये उच्च वर्ग के लोगों का घर था, ये राजा महाराजों का घर था, इसलिए कि इनके घरों में पानी ना घुस सके। जैसे लोथल वगैरह क्या था? पोर्ट था, बंदरगाह था। वहां का सबसे मशहूर बंदरगाह हड़प्पा का कौन सा था? गोदीवाड़ा बंदरगाह, जो कि लोथल में था। हड़प्पा को का जो ये कहेंगे नगरीय पतन शहर जो कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। तो लोथल में जो व्यवस्था आप घरों का देखोगे, इस तरह से 2 वर्गों में डिवाइड था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी टीला जो था उसमें जो घर थे उनके जो नीचे थे वो चबूतरे नहीं थे। इसका मतलब कि ये आम लोगों का घर था। जाहिर है कि भव्य घर और इमारतें किसकी होती है? अब ताजमहल बनाने की सबकी औकात तो है नहीं, शाहजहां ही बनवा सकता है ना, तो आम लोगों के तो हो नहीं सकते। तो वैसे ही जो पश्चिमी टीले थे ना, पश्चिमी टीलों का जो उद्भव हुआ और जो विकास हुआ, ये देखा गया कि नीचे जो चबूतरे थे, इसका मतलब कि ये राजा वर्ग का था। तो थोड़ा सा हम लोग विशेषता जान लेते हैं इन लोगों की और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्वी टीला क्या था? आम जन से जुड़ा हुआ था। और पश्चिमी टीला पुरोहित या राजा वर्ग,
ठीक है, या पुरोहित कह सकते हैं आप। राजा तो नहीं ही शब्द मिला है, बट हाँ पुरोहित वर्ग का शब्द मिला हुआ। दूसरा जो पूर्वी टीले की विशेषता थी कि इस पूर्वी टीले में स्नानागार नहीं मिले हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, स्नानागार की उपलब्धता थी। इसका मतलब क्या है कि राजा वर्ग के पास एक ऐसा बड़ा एरिया था जहां पे धार्मिक स्नान का आयोजन किया जा सकता था। किसी भी बड़े स्नान का या किसी भी बड़े ऐसे योजनाओं का आयोजन कौन कर सकता है? राजा कर सकता है। अभी भी इस तरह की किसी भी योजनाओं का आयोजन कौन कर सकता है? आम जनता तो कर नहीं सकती, सरकार करेगी। तो वैसे ही था कि इस तरह के अगर स्नानागार मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो धार्मिक आयोजन वहां पे हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ये कहा सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता था? दुर्ग। ठीक है, दुर्ग कहा जाता था, पूर्वी दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, और इसको बोला जाता था टीला। ये दो नाम इसके प्रसिद्ध थे। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है व्यवसाय सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, व्यवसाय को संचालित किया जाता था। और ये क्या करता था? व्यवसाय को नियंत्रित करता था। व्यवसाय को नियंत्रित करता था। क्या मतलब है इस बात का? इसका बात का मतलब ये है कि यहाँ पे जो थे वो छोटे वर्ग के लोग रहते थे, यानी ज्यादातर जो थे वो रहे होंगे, वैश्य रहे होंगे, शूद्र रहे होंगे, ऐसे जाति के लोग रहे होंगे। तो वो काम करते थे, जैसे मान लो खेती करना है तो वो अनाज बोते होंगे, फिर खेत को काट के लाते होंगे, सुखाते होंगे, फिर उसे चावल के रूप में कन्वर्ट करते होंगे और फिर ये ला के इनको देते होंगे। तो फिर ये राजा क्या करता होगा? दूसरे देशों के साथ व्यापार करता होगा। और जब दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है तो ये कह सकते हैं आप कि ये जो है नियंत्रित किया है, पूरे व्यापार को क्या किया? नियंत्रित किया है, कंट्रोल किया है। जैसे अभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं? नहीं ना, अभी भी कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। किसके नियंत्रण में है? भारत सरकार के नियंत्रण में। तो व्यवसाय को नियंत्रित करने का काम कौन करता था? तो ये वर्ग करता था, पश्चिमी वर्ग वाला। और संचालित कौन करता था? तो पूर्वी वर्ग का टीला करता था। तो इस तरह का। उसके अलावा इनके खान पान और रहन सहन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है नई खोजों के अकॉर्डिंग। जैसे इनका जो खान पान था ज्यादातर मांसाहारी। जैसे आर एस शर्मा को, ये रेफरेंस जो मैं दे रही हूँ वो आर एस शर्मा से है। आर एस शर्मा को आप देख सकते हो। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इनका खान पान और रहन सहन व्यवसाय भी अलग था। जैसे मान लो ये लोग ज्यादातर मांसाहारी थे। वैसे तो हड़प्पा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, लेकिन पश्चिमी टीला के लोग जो थे वो ज्यादातर मांसाहारी थे। मैं ये नहीं कहती कि अमीर वर्ग के लोग ज्यादा मांस मछली खाते हैं या खाते थे, बट हाँ ये ऐसा देखा गया इनके डेफिनेशन में। ठीक है, हाँ, और इसमें जो देखेंगे आप, इनका जो वस्त्र परिधान था, जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें हीरोइन का जो ड्रेस होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ से इस तरह से ब्लाउज लपेटना और फिर ऊपर से चादर जैसा इस तरह से यहाँ से घुटने के नीचे तक का। तो ये लोग वैसा पहनते थे। और इस वर्ग की महिलाओं को सिर्फ चादर लपेटना, ब्लाउज पहनने की अनुमति नहीं थी। तो कुछ वस्त्र परिधान, ज्वेलरी में भी, जैसे पूर्वी वर्ग के जो लोग थे वो ज्वेलरी किसके? मन के पहनते थे। मन के मतलब पत्थर के। और इनके ज्वेलरी जो होते थे वो कांसे और चांदी के भी देखे गए हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन थी इस पूरे वर्ग में। ठीक है, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी सभ्यता को विकसित किया था। तो आज हमने इस सीरीज में देखा हड़प्पा के आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान और कलश समाधान को। और उसके अलावा हड़प्पा के हम लोगों ने वर्ग को डिवाइड करके पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के आधार पे देखा। ठीक है, इसीलिए जैसे कि हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने सभ्यता की दो राजधानियां बताया है। ये सभ्यता की दो राजधानियां हैं। ठीक है,